नरेंद्र मोदी पूरे देश को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचे हैं। देश के युवा ने ये सपने खरीदे भी और इस पर भरोसा भी किया। अब बारी है इन्हें पूरा करने की। हर हाथ काम देने का जो वादा मोदी जी ने किया है, उस पर खरा उतरना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस वक्त देश की इकोनॉमी खस्ता हाल है। पिछले 3 साल की मंदी में नौकरियों का अकाल सा पड़ा है। ऐसे में आखिर मोदी जी के पास कौन सी जादू की छड़ी होगी जिसे घुमाते ही नौकरियों की बहार आ जाएगी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है जॉब मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट एनएसडीसी के एमडी एंड सीईओ दिलीप शेनॉय, टीम लीज के चेयरमैन मनीष सबरवाल और राजेश वधावन ग्रुप के मिलिंद सरवटे। स्वागत है आप सबका। दिलीप जी, शुरुआत आपसे करेंगे। ये बताइए, जिस तरह का मैंडेट मिला है, क्या आपको लगता है कि मोदी जी नौकरियों की बहार लाने में कामयाब होंगे? तो जो नौकरियों का सवाल है और जॉब्स का सवाल है, ये एक खास उनके मैनिफेस्टो में एक ये वादा किया था कि वो इस पे ध्यान देंगे। और अगर आप देखें जो पिछले 2 या 3 साल में जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हुए, कि क्यों नहीं आए, इसके 2 या 3 कारण है। एक कारण ये था कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी। दूसरा जो था, मार्केट में एक तरीके स्लो डाउन आ गया था और इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ रेट के लिए जो प्लान कर रहे थे वो नहीं हो रहा था। और तीसरा, जो पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक तरीके से नेगेटिव एक स्पाइरल में चला गया था। तो अगर आप देखें आज की डेट में जो उन्होंने जो वादा किया है और जो पिछले 3 या 4 दिन में हुए, एक तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट बढ़ा है। और दूसरा, अगर इस सेंटिमेंट को आगे ले जा करके बोथ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आ सके, और जैसे वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे जल्दी से ही एक्शन लेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में एक तरीके से कदम उठाएंगे, तो ये जो उनका जो वादा है वो एक तरीके से धीरे धीरे सच में बदल सकता है। ये क्लासिक जो जैसे कहते हैं, जिसे एक तरीके से कहते हैं बैंडेड लगाना, वो आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे दे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करे। मिलिंद जी, आपके पास आते हैं। नौकरियां बढ़ाना निश्चित तौर पर काफी बड़ी चुनौती है। आखिर मोदी सरकार को क्या क्या करना होगा? मेरे ख्याल से रोजगार निर्माण ये तो काफी बड़ा मुद्दा मोदी कैंपेन में था। उसमें एक तो वेरी ऑब्वियस जो डेवलपमेंट होनी चाहिए कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो 5% के नीचे अटकी हुई है, उसे आगे लेके जाना चाहिए। वो मेरे ख्याल से हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में क्षमता तो है, लेकिन कोई निर्णय जो अटके पड़े थे, कोई प्रोजेक्ट जो अटके पड़े थे, वो अगर सब गति लग जाए उनमें, तो ये निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन उससे भी आगे जाके जो बात मोदी ने इनडायरेक्टली कही है, या उनके खुद के उदाहरण से जो हम लोग जान सकते हैं, वो ये है कि उद्योजकता और एंटरप्रेन्योरशिप ये भी हमारे देश के लिए एक बड़ा साधन हो सकता है रोजगार निर्मित का। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया है रोजगार निर्माण पर, ज़रूरत से कम जोर दिया है उद्योजकता के प्रभाव पर। जी दिलीप जी, आपने जैसे कहा था मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे, लेकिन ऑन ग्राउंड उन्हें क्या करना होगा? और एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो नौकरी के काबिल नहीं है, जिसे सुलझाने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जो स्किल्स मार्केट में जो एजुकेशन में है, एक तरीके से एक डिवाइड आ गया है और उस डिवाइड को ब्रिज करना है। क्योंकि जो वर्ल्ड ऑफ, हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, द वर्ल्ड ऑफ वर्क में एक तरीके से डिस्कनेक्ट आ गया है। उसको एड्रेस करना है। उसको कैसे एड्रेस करते हैं? एक जो है, जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो इंडस्ट्री है, उनको एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलजुल करके काम करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई हमारे इंडस्ट्री में आज की डेट में और 4 साल आगे इन नौकरियों की और इन स्किल्स की ज़रूरत है। तो क्या आप अपना करिकुलम और अपना जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको बदल करके हमें ऐसे व्यक्ति तैयार करके दे जिसको हम नौकरी दे सके। तो ये एक जो आप कह रहे थे कॉलेजेस में, और जिसमें जो
लोग कहते हैं कि खाली 25% या 30% जो कॉलेज से निकल के आते हैं हम उनको नौकरी दे सकते हैं। तो एक तरीके से ये है। दूसरा जो है, कई नौकरियां जो है, क्योंकि और किसी को कुछ पता नहीं है तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रख देते हैं, तो उन नौकरियों के लिए ग्रेजुएट की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम उनको भी एक तरीके से नॉन ग्रेजुएट्स को दें तो और लोगों को काफी एक अवसर मिल सकता है। जी, कई सेक्टर्स गिनाए हैं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, साथ में उन्होंने आईटी, टूरिज्म या पर्यटन और रियल एस्टेट, ये सारे सेक्टर्स को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो दिलीप जी, ये बताइए कि आप इसके जिन सेक्टर्स की वो बात कर रहे थे उसके नजरिए से अगर देखें तो कौन से स्किल सेट्स की तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, जो अलग जो सेक्टर्स उन्होंने कहा है, करीब 31 सेक्टर्स के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं, और ये जैसे आईटी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, जो अगर आप पिछले साल देखें तो एनएसडीसी के जो 10 लाख लोगों को जिनको ट्रेनिंग दी थी और जिनमें से 70% को करीब रोजगार मिला था, तो जो मेन सेक्टर्स थे एम्प्लॉयमेंट के, उसमें टेलीकॉम था, रिटेल, आईटी, आईटीएस, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और एजुकेशन सेक्टर में। अब अगर आप इन सेक्टर में देखें तो इनके जो एंट्री लेवल जॉब्स रोल्स के लिए है, इनके जो सबके एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, और अगर इन्हीं में अगर आप अभी फोकस करें तो आगे जा करके भी थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम ध्यान दें और दूसरे सेक्टर्स में ध्यान दें तो फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी लोग चाहिए होंगे, और अगर जैसे आपने कहा था रियल एस्टेट एक्टिविटी फिर से एक दफे बढ़ोतरी हो तो उसके लिए भी लोगों चाहिए। जी, मिलिंद जी, आपके पास चलते हैं। सबकी नजर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है, क्योंकि साफ है नौकरियां बढ़ाना है तो यही एक सेक्टर है जो कमाल कर सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी कैसे बढ़ाए? काफी बड़ी मात्रा में प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, अगर उनको शुरू किया जाए तो उनके जो प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बात अलग है, बट उनके जो एंसिलरीज रहेंगे उनमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। और दूसरा एक महत्व का मुद्दा यह है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कोई एक सिटी में रहते हैं और वो शहर की जो पूरी अर्थव्यवस्था रहती है वो प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है, और अगर वो प्रोजेक्ट अटका पड़ा है तो वो पूरी अर्थव्यवस्था एकदम लथपथ हो जाती है। तो अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे तो कई लोकेशंस में एक गति मिल जाएगी आर्थिक सभी जो व्यवहार है उनको। तो मेरे ख्याल से रोजगार कितने निर्माण होते हैं, इससे ज्यादा रोजगार बनने का माहौल जो निर्माण होगा और जिसे हम फील गुड फैक्टर भी कह सकते हैं, वो काफी जरूरी है। जी, दिलीप जी, आपसे और एक सवाल। यहाँ पर जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में सर्विसेज में भी काफी, खासकर आईटी सेक्टर से बहुत ज्यादा डिमांड आया था, लेकिन अब वो सैचुरेट होते दिख रहा है। अब जो है बीजेपी सरकार टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में फोकस करना चाहती है, तो क्या इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक ट्रेनिंग नेटवर्क मौजूद है, और अगर हाँ तो फिर क्या इसे किस तरह आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, जो ट्रेनिंग नेटवर्क की आप जो बात कर रहे हैं, हमारा जो देश का जो लक्ष्य था करीब 2022 तक 50 करोड़ लोगों को एक तरीके से ट्रेनिंग दें। उसका ये मतलब होता था कि आज की डेट में हमें हर साल करीब 5 करोड़ ट्रेनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन जो पिछले साल में जो 23 मिनिस्ट्री थी और एनएसडीसी को कुल मिला करके करीब 73 लाख लोगों को हम ट्रेनिंग दे पाए। तो इसमें जो है हमें आज की डेट में जो सारा जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है उसको अगले 2-3 साल में 10 गुना बढ़ाना चाहिए, अगर हम अपना देश का जो 50 करोड़ का एक लक्ष्य है उसको आगे लेके जाए। और दूसरा, जैसे कहा गया था कि एंटरप्रेन्योरशिप पे भी और लोगों को अब एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए भी ट्रेनिंग का काफ़ी ज़्यादा स्तर से उसको एक्सपैंड करना चाहिए। तो आज की डेट में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, लेकिन उसको बढ़ाने की काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं और आगे जाके ये बढ़ सकता है। लेकिन अगर इकोनॉमी में प्रोग्रेस नहीं हुआ तो ये स्किलिंग करने का एक तरीके से कोई फायदा नहीं होगा। जी, मनीष सबरवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, ये बताइए मैन्युफैक्चरिंग में
अगर नौकरियों को किक स्टार्ट करना है, जॉब मार्केट को किक स्टार्ट करना है, तो क्या कदम उठाना चाहिए मोदी सरकार को? सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर पावर अनइंटरप्टेड नहीं मिला, अगर रोड्स नहीं हुए, अगर पोर्ट्स नहीं हुए, तब तक जिस स्केल पे हमारे सिर्फ 12% हमारी लेबर फोर्स मैन्युफैक्चरिंग में है। अमेरिका में जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उनका भी सिर्फ 12% है। चाइना, अगर हम चाइना के 55% मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं पहुंचे, लेकिन 25% तो पहुंचना पड़ेगा, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लेबर लॉज। हमारी आज जो लेबर लॉज हैं वो बिना तलाक की शादी है। कोई बिना तलाक की शादी करेगा नहीं। जब तक ये लेबर लॉज चेंज होंगी नहीं, तब तक मैन्युफैक्चरिंग 12% से बढ़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के लिए 28 चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हमको या तो लेबर लॉ स्टेट सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो इतने दिन से बिल्कुल बेकार पड़ा है, 52 में उसकी पहली मीटिंग हुई थी, प्लानिंग कमीशन में पड़ा हुआ है, हमारे को एक फोरम जो चीफ मिनिस्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक प्लान बनाना पड़ेगा, और वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का रिजुविनेशन और एजेंडा जो होगा, उसी से मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इंडिया में बढ़ेंगे। जी मनीष जी, अटके हुए प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट करने की बात हो रही है। अगर ये होता है तो कितनी नई नौकरियां जुड़ सकती है मार्केट में? देखिए, नौकरियां तो बहुत बढ़ सकती हैं। चाइना तो के पास अब लेबर बचा ही नहीं है। उनके पिछले 3 साल में 28 बार मिनिमम वेज इंक्रीज हो गया है। आज वियतनाम उससे गेन कर रहा है, लेकिन इंडिया में 10 लाख बच्चा हर महीना अगले 20 साल लाएगा। तो इन सब के लिए नौकरी तो ढूंढनी पड़ेगी, और ढूंढ सकते हैं हम। नहीं, सिर्फ जो प्रोजेक्ट जो अटके हुए तो जल्दी से तेजन नहीं, अगर वही शुरू हो जाती है तो अभी नहीं, वो तो शुरू हो जाएंगे। मुझे उसमें तो कोई डिमांड नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ अटके प्रोजेक्ट से इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बनेगा। हमको पूरा जो पिछले 5 साल में जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हुई है इन्वेस्टमेंट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, बिल्कुल लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग तो कोई बचा ही नहीं है इंडिया में। अटके प्रोजेक्ट्स के सॉल्व होने से इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड ठीक नहीं होना पड़ेगा। हमारे जो एनिमल स्पिरिट्स हैं कॉर्पोरेट इंडिया के, जो बिल्कुल बंद हो गए हैं पिछले 5-10 साल में, तो वो रिवाइव करने के लिए सिर्फ अटके प्रोजेक्ट से इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बच सकता। जितने अटके हुए प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो जाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे 10-20 लाख का फर्क पड़ेगा। हमको करोड़ों जॉब्स की जरूरत है। जो हमारे 220 मिलियन लोग अभी फार्म्स पे फंसे हुए हैं, अमेरिका में 6 मिलियन लोग ज्यादा फूड प्रोड्यूस करते हैं हमारे 220 मिलियन लोग से ज्यादा खाना। जी, नौकरियों पर चर्चा हमारा जारी रहेगा। लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक। हम चर्चा कर रहे हैं कि देश के जॉब मार्केट के अच्छे दिन कैसे आएंगे। मोदी जी ऐसा क्या करे जिससे एक माहौल सुधारे। हमारे साथ है जॉब मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट दिलीप शेनॉय, मनीष सब्रवाल और मिलिंद सरवटे। दिलीप जी, आपके पास आते हैं। एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था पहले, जो काफी कंपनियां अपनाती थी। क्या आपको लगता है कि अब उसे फिर से रिस्टार्ट करने की जरूरत है? जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और इस विषय में वैसे तो मनीष ही इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो आज की डेट में भारत में करीब 2 लाख के आसपास अप्रेंटिसेस हैं, और वो एक जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो जीडीपी है, जो इंडिया के जो कंपनीज हैं, उसके मुताबिक एक बहुत छोटा सा नंबर है। तो इसको बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो अप्रेंटिस एक्ट जो था, पिछले कई महीनों में इंडस्ट्री के साथ बातचीत और मिलजुल करके हम इस एक्ट को एक अमेंडमेंट लाना चाहते थे, जिसके द्वारा ये अप्रेंटिस स्कीम बढ़े। लेकिन ये अप्रेंटिस स्कीम जो है ना, 2 मिनिस्ट्रीज के बीच में, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर है जो अप्रेंटिस एक्ट करता है, और दूसरा है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में है। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन HRD मिनिस्ट्री का जो स्कीम है, उसमें मनीष ने काफी एक इनिशिएटिव लिया है, और मेरे ख्याल वो इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। मनीष जी,
हाँ कविता, देखिए हमारे पास सिर्फ 2 लाख अप्रेंटिसेस हैं, चाइना के पास 2 करोड़ अप्रेंटिस हैं, जापान के पास 1 करोड़ अप्रेंटिस हैं, जर्मनी में 30 लाख अप्रेंटिस हैं। तो ये तो बहुत बदनसीबी है इंडिया की कि 1961 में एक्ट पास हुआ और 1975 में इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम में भी अप्रेंटिस एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी आइडेंटिफाई किया था। तो ये जानने की चीज नहीं है, हमको सब मालूम है क्या करना है। ये अब करेज का टाइम है, ये अब एक्शन का टाइम है, ये बात का टाइम नहीं है। तो जितने अप्रेंटिसशिप एक्ट के 10 जो रिफॉर्म्स हैं स्पेसिफिक एक्ट में, पूरी गवर्नमेंट को मालूम है। तो होपफुली नई गवर्नमेंट जैसे ही आएगी, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है हमारे स्किल डेवलपमेंट में, हम इसको 10 लाख क्या 1 करोड़ अप्रेंटिसेस 2 साल में कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो मेरा तो ये होपफुली डिमांड है या मेरा होपफुली प्रेयर है कि अगर नई गवर्नमेंट आए, सबसे पहली चीज वो अप्रेंटिसशिप एक्ट का रिफॉर्म कराएं। जी मनीष जी, यहाँ पर आपसे और एक सवाल, स्टूडेंट चाहते हैं डिग्री, ज्यादातर वोकेशनल कोर्सेज देते हैं डिप्लोमा। आपने एक प्रपोजल रखा था पुराने सरकार के सामने कि 2 साल का एक डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब इसे शुरू करने का वक्त आ गया है? एब्सोल्युटली जी, जो डिप्लोमा और एसोसिएट डिग्री के बीच में, डिप्लोमा और डिग्री, देखिए डिग्री का जब तक सिग्नलिंग वैल्यू है, अब लोगों को डिग्री चाहिए। लोग कहते हैं कि शादी कैसे होगी बिना डिग्री की, तो चलिए मान लेते हैं कि डिग्री देना पड़ेगा, लेकिन डिप्लोमा में सिग्नलिंग वैल्यू एम्प्लॉयर्स के लिए। तो ये बीच में डिप्लोमा और डिग्री के बीच में एक 2 साल का एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, जो बहुत साल से हम लोग बात कर रहे हैं कि वोकेशनल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। पिछले सरकार ने बोला कि यूनिवर्सिटी वोकेशनल हो ही नहीं सकती है, तो अब तो टाइम हो गया है कि कॉलेज के, अगर कॉलेज सीखने के लिए तो है लेकिन नौकरी के लिए भी होनी चाहिए। आज ये प्रॉब्लम है कि हमारे ITI डिप्लोमा देते नहीं हैं, लेकिन उससे शादी नहीं होती। हमारे डिग्री जो कॉलेजेस हैं वो डिग्री देते हैं, लेकिन उससे वो प्रॉब्लम होती है। तो ये 2 साल का एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, मुझे लगता है कि नई गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी पहचान जाएगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है इंडिया के स्केल प्रॉब्लम का, और पर्टिकुलरली कि हमारे 10 लाख बच्चे हर महीने निकलेंगे, सबके पास डिग्री नहीं होगी, लेकिन ये एसोसिएट डिग्री इसका इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। जी मिलिंद जी, आपके पास आते हैं। जानकारों का कहना है कि नौकरियां बढ़ाना है तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। मेरे ख्याल से सर्विसेज सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एंटरप्रेन्योर्स ये जरूरी है। जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कारगर साबित हो गए, उसी तरह से सर्विसेज सेक्टर के लिए कॉमन फैसिलिटीज होनी चाहिए। उसमें मैन पावर का भी काफ़ी बड़ा रोल है। स्किल्ड मैन पावर बनाना, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कई प्रकल्प है, उसी तरह से जो हमारे देश का एक काफ़ी बड़ा बलस्थान माना जाता है कि हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारी जो लोक संख्या का जो विभाजन है वो काफ़ी अच्छा है। यानी कि 35 साल के नीचे का जो पॉपुलेशन का भाग है, आबादी का जो भाग है, वो काफ़ी तगड़ा है। अगर वो नंबर को हमें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है तो उनमें स्किल बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए काफ़ी भरसक कोशिश होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मोदी का इसके ऊपर भी जोर रहेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है मोदी सरकार? मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे। कविता, एक पॉइंट जरा एंटरप्रेन्योरशिप का मेरे को याद दिलाना था कि आज 50% हमारी इंडिया की लेबर फोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड है, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। जो गरीब लोग होते हैं वो बेरोजगार नहीं हो सकते, इसलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। इंडिया में 50% लेबर फोर्स अभी सेल्फ एम्प्लॉयड है। सो हमें एक दूसरी तरह की एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। जो आज हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है वो गरीबी की एंटरप्रेन्योरशिप है, वो मजबूरी की एंटरप्रेन्योरशिप है। ये एंटरप्रेन्योरशिप से हमारी गरीबी खत्म नहीं होगी। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि वन ऑफ द रिफॉर्म गोल्स तो होना पड़ेगा कि जो 50% सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कम हो जाए, लेकिन जो दूसरे तरह की एंटरप्रेन्योरशिप है, जो जॉब्स को क्रिएट करती है, जो गरीबी को कम करती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोदी जी कर सकते हैं कि लेबर लॉज को स्टेट सब्जेक्ट बना दें। हर चीफ मिनिस्टर डिसाइड करे कि मेरे स्टेट में कैसे जॉब्स क्रिएट होंगे, कैसे लेबर लॉज होंगे। 28 चीफ मिनिस्टर, सब जो अक्लमंद चीफ मिनिस्टर हैं वो जॉब्स क्रिएट करेंगे, जो घोंचू चीफ मिनिस्टर हैं उनके स्टेट से जॉब्स भाग जाएंगे। तो अगर मोदी जी लेबर लॉज को स्टेट सब्जेक्ट बना दें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये इंटरवेंशन कर सकते हैं।
दिलीप जी, लेबर लॉस के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? तो जो काफ़ी तरह जो एंटरप्रेन्योर है, और जैसे एक तो रेगुलर एंटरप्रेन्योर है जो सर्विस सेक्टर में, जैसे मिलन जी ने कहा, काम करते हैं, और दूसरे जैसे टाइप एंटरप्रेन्योर हैं जैसे मनीष ने कहा था, वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। और अगर आप देखें जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए भी एक तरीके से ट्रेनिंग की काफ़ी आवश्यकता है। उनके पास आज की डेट में कोई पहचान पत्र, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि देखिए अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन ले ले या कोई प्लम्बर ले ले या कोई मेसन ले ले, तो उनके पास वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और आप जो अभी जैसे आपको अपन घर के लिए भी चाहिए तो आप मार्केट में जा करके किसी को या तो दुकान से पूछ करके लेते हैं या नुक्कड़ पे कोने पे जाकर लेते हैं, और आप लेते हैं, उसके कोई जान पहचान नहीं होता है। तो एक तरीके से एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो बहुत छोटे पैमाने में अभी शुरू हुई थी पिछले 1-2 साल में, उसको एक तरीके से बढ़ावा देना है, क्योंकि उसके 2 असर पड़ेंगे। एक तो वो सर्टिफिकेट के द्वारा वो जो मेसन हो या प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन हो, उसको जहाँ पे भी कहीं जॉब मिले या काम करने का अवसर मिले तो सर्टिफिकेट के द्वारा उसको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। दूसरा, उस सर्टिफिकेट को वो आगे जा करके अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो जैसे मनीष जी ने कहा था, वो एसोसिएट डिग्री तक भी जा सकता है। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए और इस इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए एक चाहिए। दूसरा जो है, उनके लिए टूल्स खरीदने के लिए, अगर कोई सामान खरीदना चाहता है या टूल्स खरीदना चाहता है, उनके लिए आज कोई सुविधा नहीं है। बैंकिंग सिस्टम उनको पैसे नहीं दे सकता है। तो अगर उनको उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और उनको एक तरीके से सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है, तो बैंकिंग सिस्टम जो है या फाइनेंस सिस्टम उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो एक तरीके से जो इकोसिस्टम, और फिर जैसे कि आज आप देखते हैं बड़े सारे ई कॉमर्स साइट्स हैं, जैसे जस्ट डायल है, वो बता सकते हैं प्लम्बर, तो वो भी इकोसिस्टम एक तरीके से क्रिएट करें तो आपको और हमें ये पता चले कि मेसन कहाँ है, इलेक्ट्रिशियन कहाँ है, प्लम्बर कहाँ है और इसकी क्या काबिलियत है। जी दिलीप जी, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल ये बताइए कि स्किल डेवलपमेंट में तुरंत अगर मोदी सरकार को कुछ करना है तो पहला कदम उनका क्या होना चाहिए? देखिए, जो स्ट्रक्चर है, जो स्कीम्स हैं, वो एक तरीके से इन पोजीशन है। मेरे ख्याल जैसे मनीष जी ने कहा था, हमें एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। एग्जीक्यूशन और वे आउटकम्स के ऊपर ध्यान करना चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों को स्कीम के द्वारा ट्रेन कर दें और बाद में उनका आउटकम कुछ ना हो। तो एग्जीक्यूशन और आउटकम्स में एक तरीके से फोकस देना चाहिए। और दूसरा जो है, जो जैसे 2-3 रिफॉर्म्स की बात हुई थी, अप्रेंटिस एक्ट और ये जो एसोसिएट डिग्री के बारे में बात की थी, ये काफी आसान है और इसको तुरंत आगे ले जा सकता है। जी मनीष जी, आपसे एक आखिरी सवाल, ये बताइए कि ऑन ग्राउंड आपको क्या दिख रहा है? क्या जॉब मार्केट में ऑलरेडी किसी तरह का पिकअप आपको नजर आ रहा है, और कौन से सेक्टर्स में इस वक्त नौकरी दिख रही है आपको? जॉब मार्केट ऑब्वियसली पिछले 5 साल से जो अकाल पड़ा है जॉब मार्केट में, उसको साफ करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन इस इलेक्शन रिजल्ट ने काफी कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया है। और जो इमीडिएटली हम देख रहे हैं वो सेल्स, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर में जो बहुत डिमांड सेंसिटिव है और डोमेस्टिक डिमांड सेंसिटिव हैं, इन 5 फंक्शंस या इंडस्ट्रीज में इमीडिएटली हमको थोड़ा अपटिक दिख रहा है। और अगर 19th के बाद और अगर थोड़े दिन के बाद ये पता चले कि ये रिफॉर्म सस्टेनेबल हैं, कि जो डिफिकल्ट डिसीजंस पिछले 5 साल से किसी ने कोई बनाए नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफिकल्ट डिसीजंस हैं लेबर लॉ के, अप्रेंटिसशिप एक्ट रिफॉर्म के, जो वोकेशनल यूनिवर्सिटी के, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, हमारे पास 1200 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं इस कंट्री में। 4 करोड़ पीपल को पिछले साल 4 लाख नौकरी मिली। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस तो बहुत जल्दी हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर ऑन ग्राउंड में सेंटिमेंट तो ऑलरेडी चेंज हो रहा है बहुत जल्दी, अगर थोड़े डिफिकल्ट डिसीजंस अगले 2-3 महीने में हो जाएं तो सेंटिमेंट बहुत जल्दी टर्न कर सकता है। जी, सेंटिमेंट टर्न हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, मिलिंद और दिलीप जी। यकीनन देश में उम्मीदों का सैलाब आया हुआ है। वैसे सेंटिमेंट में जोरदार सुधार आया है और इससे मोदी जी का आधा काम तो पूरा हो गया है। अब बारी है इकोनॉमी सुधारने की, क्योंकि निवेश बढ़ा तो नौकरियां बढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी। हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि मोदी जी अपने किए वादे पर अमल करें और जॉब मार्केट के अच्छे दिन लाए।